किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका कृषि जागरण फेसबुक बुलेटिन के अंदर स्वागत करता हूं। आज जो मेरी खबर है वो भी इवेंट से रिलेटेड है, लेकिन एक इवेंट ऐसा है जो कि आपके लिए अच्छी खबर है। आपने देखा होगा खेतीबाड़ी के अंदर आप आनुवंशिकी तौर पे जो फसलें उगाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उनका किस तरीके से हो रहा है। आज कल जो बीत गया और एक कल आने वाला है, 3 दिन का एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो कि IARI के बीपी पाल ऑडिटोरियम में हो रहा है और उसमें हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आनुवंशिकी फसलों के ऊपर ये सब बात हो रही है। ये किसान भाइयों के लिए भी पसंद की बात है और उनसे रिलेटेड जो वैज्ञानिक है वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं और नहीं तो हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। इस तरीके को जो पहली बार देखा गया वो था 1990 में फसल पैदा की गई, वो आनुवंशिकी तौर पे थी। सबसे पहले इस विधि से टमाटर पैदा किए गए थे, जो कि कैलिफोर्निया की एक कंपनी कैलेगन ने टमाटर के धीरे धीरे पकने के गुण को खोजा था। तब उस गुण के गुण सूत्र में परिवर्तन करके ये नई फसल निकाली थी। इसी तरह का प्रयोग बाद में पशुओं पर भी किया जा रहा है। 2006 में सूअर पर प्रयोग किया गया था। उत्तरी अमेरिका में आनुवंशिकीय रूपांतरित फसलों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व भर में खाद्य पदार्थों में कमी का कारण खराब वितरण है, न कि उत्पादन में कमी। इस स्थिति में ये छेड़छाड़ अनावश्यक होगी, तब ऐसी फसलों के उत्पादन पर जोर नहीं दिया चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हंगरी, वेनेजुएला जैसे कई देशों ने ऐसी फसलों के उत्पादन और आयात पर रोक भी लगा दी थी। फिर भी बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्व भर के वैज्ञानिक इसके बारे में सोच रहे हैं। भारत की जैव प्रौद्योगिकी नियामक संस्था द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बायोटेक आनुवंशिकी बदलाव किए गए हैं। बैंगन को मान्यता देने पर विचाराधीन है। अभी पिछले दिनों ही ऐसा किया गया था कि सरसों वो देखा गया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे हो सकती है। अभी तक भारत सरकार ने उसको अप्रूव नहीं किया है। अगर आप भी कुछ ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इस तरीके की जो NG कांग्रेस है वो आपके लिए एक अच्छी जगह है। अब वहाँ जाके अपनी बात कर सकते हैं और हमें इसके बारे में लिख सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी कृषि जागरण पत्रिका, हमारा पोर्टल इसके बारे में सारी खबरें देता रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इसके बारे में और सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा कृषि सहायक कंपनी जर्मन एग्रो केमिकल्स के बारे में। खेती का कार्य जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। खेती के दौरान किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें मुख्य समस्या है उनके फसलों को कीट और रोगों से नुकसान। वैसे कीट हमेशा से ही किसानों, कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बने रहे हैं। विश्व भर में इन कीटों व रोगों से निजात पाने के लिए हमेशा रिसर्च एवं नए नए प्रयोग भी होते रहते हैं और इनके नियंत्रक रासायनिक उत्पादों का निर्माण भी होता रहता है। वही इस क्षेत्र में अपने बेहतर तकनीक एवं रिसर्च एवं डेवलपमेंट के जरिए जर्मन एग्रो केमिकल्स कंपनी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस कंपनी के उत्पाद कीटनाशक रोग व कीट को कम या ख़त्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसके साथ ही यह कंपनी फसलों की संपूर्ण सुरक्षा की दावा करने के साथ साथ उस पर खरा उतरने का प्रयास करती है। आइए जानते हैं इस कंपनी के उत्पाद के बारे में। कवकनाशी उत्पाद, इसमें पहला है स्ट्राइक कीटनाशक, दूसरा है बॉन्ड FS प्रणालीगत कीटनाशक, तीसरा है बीटा लेजर। दूसरा इसके उत्पाद का नाम है कीटनाशक उत्पाद। इसमें है GR ललकार कीटनाशक, SP ललकार कीटनाशक, SP जर्मन सफारी कीटनाशक। तीसरा इसमें इसका उत्पाद है घास फूसी नाशी, जिसमें है SL अस्तर सेलेक्टिव शकनाशी। दूसरा इसका SG बोल्ट 71 सिस्टमेटिक शकनाशी। इसका चौथा उत्पाद है शाकनाशी। इसमें है SL बोल्ट शकनाशी, जर्मन पेंडा और इसी परमाणु शकनाशी। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए जानते हैं देश और दुनिया का हाल। आज हम आपको सर्दियों में अमरूद के अनगिनत फायदों के बारे में बताएंगे। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अमरूद में मैग्नीज का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य बनाए रखता है, जो हमारे दिल और मांसपेशियों को दुरुस्त रखकर उन्हें कई बीमारियों से बचाता है।
यह सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। अमरूद का नियमित सेवन करने से सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों का होने का खतरा कम हो जाता है। अमरूद में मौजूद विटामिन ए और विटामिन ई आँखों, बालों और त्वचा को पोषण देता है। यह हमारे शरीर को कैंसर, ट्यूमर जैसे बड़े खतरे से भी बचाता है। अमरूद में पाए जाने वाला लिकोपिन नामक पोषक तत्व शरीर को कैंसर और ट्यूमर जैसे खतरे से बचाव करता है। अमरूद में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर को त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाता है। इसका सेवन हमारे वजन को भी कंट्रोल करता है। अमरूद खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, ये वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। एक अमरूद में 112 कैलोरीज होती हैं, जिससे हमारे शरीर को भूख नहीं लगती। इसका नियमित सेवन करने से वजन कम होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। यह हमारी त्वचा की चमक को भी बरकरार रखने में फ़ायदेमंद है। अमरूद त्वचा के डैमेज सेल की मरम्मत करके उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे झुर्रियाँ, दाग आदि की समस्या टल जाती है। अमरूद की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर आँखों के नीचे लगाने से काले घेरे और सूजन कम हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कृषि जागरण हमेशा से खेतीबाड़ी और पशुपालन संबंधी जानकारी देता है, क्योंकि खेतीबाड़ी में सबसे ज़्यादा मौसम उपयोगी होता है। इसलिए मौसम के बारे में भी किसानों को या लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे मौसम के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, जिसका वैज्ञानिकों का नाम रखा फेत्थाई या फेत्थाई चक्रवात, जो 16 दिसंबर को अपना एक और रौद्र रूप ले सकता है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय स्थानों पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा भारी बारिश करने की संभावना व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा चेन्नई के नेल्लोर, ओंगलोर, मछलीपट्टनम सहित अनेक तटीय शहरों में यह और भी रौद्र रूप हासिल करेगा। अनुमान है यह कि लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में टकरा करके वापस उत्तर दक्षिण भारत की तरफ लौटेगा। इसके बाद यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आज पश्चिम बंगाल में 18 से 20 दिसंबर के बीच लगभग यह पहुंचकर वहां पे भारी बारिश करने का इससे अनुमान की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर पिछले दिनों में भारी बारिश हुई है। अब यह बारिश होना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर वहां पे पहाड़ों पर भारी बारिश होती है और बर्फबारी होती है, उसके बाद जो हवाएं चलती हैं वो आकर उत्तर भारत या उत्तर मध्य भारत में शीतलहर का एक अच्छा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से हमारी रबी की फसल होने वाली में होती है उसमें उपजने की क्षमता और अधिक हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में अब पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं ये और मौसम को ठंडा बना रही हैं। अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, दिल्ली, आगरा सहित उत्तर भारत के कुछ शहरों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा बना रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों में वाहनों की रफ्तार भी कम देखी जाएगी। गुजरात में लंबे समय के बाद तापमान में बहुत गिरावट आएगी, जिसकी वजह से गुजरात में भी अब थोड़ा बहुत ठंड की शुरू होने की संभावना है। थैंक यू। नमस्कार, आगे की खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रोहितास। अगली जो न्यूज़ है वो चाय की पैदावार को लेकर। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक गिना जाता है, लेकिन पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खबर आई कि भारत को चाय की पैदावार में केन्या ने पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा फसल वर्ष की दूसरी छमाही में केन्या ने रिकॉर्ड स्तर पर चाय का उत्पादन किया है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय चाय के बाजार में केन्या की चाय से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। केन्या ने चाय के 3 प्रमुख बाजारों में यूरोप, पाकिस्तान और मिस्र के बाजार में पैठ बना लिए, जिसका असर ये हुआ कि भारतीय चाय की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय चाय की कीमतें 2018 की पहली छमाही में 2017 के मुकाबले 10% अधिक थीं, जो दूसरी छमाही में गिरकर बहुत ही निचले स्तर पर आ गई हैं। चाय निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक बाजार में केन्या के मजबूत दखल के बाद भारत के लिए पिछले साल के 240.68 मिलियन किलोग्राम की चाय निर्यात को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मौजूदा वर्ष में केन्या के चाय उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा 50 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इस वर्ष अफ्रीकी देशों में बारिश अच्छी हुई है, जिसके चलते चाय के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका फ़ायदा ब्लैक टी पीने वाले लोगों के लिए देखने को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा चाय के उत्पादन होने से ऐसे लोगों के लिए माहौल बहुत मुफीद हुआ है। बाज़ार में अधिक माल आने से इसके दामों में भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसके चलते
जो देश चाय के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, जिन देशों में चाय का सेवन अधिक किया जाता है, उन लोगों को कम कीमतों पर चाय अब आसानी से उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की चाय की कीमतों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जनवरी से सितंबर 2017 में भारत ने 173.52 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात की थी। इसमें भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो ठंड के लिए बेहद लाभदायक है। इसमें पहले ऐसी चीज़ आती है बाजरा। दोस्तों, ठंड में बाजरे की रोटी आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर को गर्मी देती है, ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि बाजरे में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन बी सहित पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। बादाम, सर्दियों में बादाम का सेवन करना चाहिए। इससे हमारे पेट की समस्या दूर होती है, जैसे कि कब्ज़, गैस, इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। साथ ही डायबिटीज़ में भी फ़ायदा मिलता है। अदरक का सेवन करें। अदरक से हमारे शरीर के पाचन तंत्र सही बने रहते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। शहद भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे हमारे शरीर में निरोग और ऊर्जावान रहता है। और यहाँ तक कि आयुर्वेद में शहद को जो है काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ बताई गई है, अमृत तक बताया गया है। रसीले फल ठंड में ना खाएं। कि रसीले फल जैसे कि रसभरी, संतरा, मौसमी, ये फल काफ़ी ठंडक प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, इसलिए ठंड में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठंड में सब्जियों का सेवन करें, खास करके हरी सब्जियों का सेवन करें। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और गर्मी देती है। सब्जियों में जैसे कि गाजर, चुकंदर, मेथी, बथुआ, ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तिल भी खाएं। तिल से हमारे शरीर को काफ़ी ऊर्जा प्रदान होती है। तिल के तेल की मालिश करने से ठंड में जो है ठंड से हम बचे रहते हैं, इसलिए हमें तिल के तेल की मालिश भी करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। ये पोषक तत्व होता है, इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम आदि। गुड़ की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और सर्दी, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। इसलिए दोस्तों, ठंड में गुड़ का सेवन भी काफ़ी लाभदायक है।